Hello everyone. Once again, welcome back to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). लेट्स सी. Did you get an intimation notice under section 143(1)? As we all know, 31st July is the due date to file the individual income tax returns. तो एक बार जब हम अपनी इंडिविजुअल रिटर्न्स को इनकम टैक्स के रिटर्न को जब हम फाइल कर देते हैं, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें इंटीमेट करते हैं कि उसने उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट की है या नहीं की है. एंड वो जो इंटीमेशन है दैट इज कॉल्ड एन इंटीमेशन नोटिस अंडर सेक्शन 143(1). 143(1) का जो इंटीमेशन का नोटिस जो आते हैं हमारे पास, या तो वो मेल के थ्रू आते हैं, आता तो मेल के थ्रू ही है, तो उसका हमें एसएमएस भी आ जाता है कि आपके पास जो इंटीमेशन है वो आई है. तो इन केस ऑफ अ लोअर टैक्स पेड, अगर उसके अंदर कहीं लोअर टैक्स पेड आ गया है तो उस केस में टैक्स पेयर को जो बैलेंस अमाउंट है उसको पे करना है और रिजॉल्व करना है इशू. जब हमारे पास इंटीमेशन आती है तो उसके अंदर दो कॉलम्स रहते हैं. एक कॉलम के अंदर दिखाई देता है कि जो हमने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल किया, और उसी के अगेंस्ट जो सेकंड कॉलम होते हैं तो उसके अंदर रहते हैं कि डिपार्टमेंट ने उस रिटर्न को कैसे असेस किया है. और अगर आपका उसके अंदर अमाउंट ज्यादा होगा तो आपका जो रिफंड है वो विद इंटरेस्ट जो है डिस्बर्स कर दिया जाएगा. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). Individuals are supposed to file their income tax returns on or before 31st July of the assessment year. और एक बार आपके रिटर्न जो फाइल हो जाती है, द टैक्स डिपार्टमेंट कैरीज आउट प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न. तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके रिटर्न्स की प्रोसेसिंग करते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टैक्स डिपार्टमेंट माइट कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ डिस्क्रिपेंसीज. तो कई सारी डिस्क्रिपेंसीज उसके अंदर होती है. तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जब ये रिटर्न्स प्रोसेस होती है तो उसके अंदर कई सारी डिस्क्रिपेंसीज जो है वो नजर में आती है. माइट भी कुछ कैलकुलेशंस के अंदर डिस्क्रिपेंसी भी हो सकती है या फिर कुछ डाटा के अंदर डिस्क्रिपेंसी भी हो सकती है. तो इन सच केसेस द डिपार्टमेंट विल सेंड अ नोटिस. जिस नोटिस को रेफर क्या किया जाता है एज एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. ये जो नोटिस है ये आपके टैक्स पेयर के जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर आएगा. And an SMS is also sent on the registered mobile number informing that the intimation notice has been sent to the registered email ID. तो ईमेल के ऊपर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है उसके ऊपर इंटीमेशन का नोटिस आते हैं और साथ ही उसका एक एसएमएस भी आपके पास आ जाता है कि इंटीमेशन जो आपको मेल कर दी गई है. अब इसके अंदर सिनारियोस क्या क्या हो सकते हैं. एक बार जब आपके पास इंटीमेशन आ गई डिपार्टमेंट से तो कई सारे उसके अंदर सिनारियोस हो सकते हैं. जैसे कि डिडक्शन जो थी टीडीएस की रॉन्ग डिडक्शन कर ली गई. अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, कुछ ऐसी इनकम हो सकती है जो कि 26 ईयर्स के अंदर आ रही है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए नहीं लिया. मोस्टली जो कि सैलरीड पर्सन है वो क्या करते हैं, अपने खुद ही आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं और जो उनको फॉर्म 16 मिला होता है सिर्फ उसके अंदर जितनी उनकी सैलरी है उसी के बेसिस के ऊपर आईटीआर 1 जो है वो फाइल कर देते हैं. इन केस अगर उनके कोई अदर इनकम है, जैसे कोई उनको इंटरेस्ट आ रहा है, कोई सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कोई एफडीआर से इंटरेस्ट आ रहा है, वो उसको बिल्कुल भी वहां पर नहीं लेते हैं. अगर वो उस चीज को नहीं लेते तो डिपार्टमेंट जब उसको असेस करेगा तो डिपार्टमेंट उसके अंदर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम निकाल देगा कि उस इनकम के ऊपर भी टैक्स बनता है और उसके साथ साथ उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो निकल जाएगी. तो इस तरह से डिपार्टमेंट जब असेस करता है इंटीमेशन जो हमारे पास आती है तो तीन तरह के सिनारियोज उसके अंदर रहते हैं. एक तो है जिसके अंदर कोई टैक्स ही नहीं निकलता, फर्स्ट सिनारियो. सेकंड सिनारियो है जिसके अंदर आपका रिफंड है. अगर हम फर्स्ट सिनारियो की बात करें तो उसके अंदर है जैसे कि अगर आपकी लिमिट से कम है जिसके ऊपर कोई आपकी डिमांड नहीं बनती, इस केस में आपको कंसिडर करने की कहीं पे भी ध्यान देने की नीड नहीं है. सेकंड केस अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उसमें भी आपको वरी करने की नीड नहीं है. एंड द थर्ड केस इज कि अगर आपकी टैक्स डिमांड निकल रही है, तो अगर आपकी डिमांड निकल रही है तो आपको चेक करना है कि कहीं कुछ ऐसी इनकम है जो कि आपने रिपोर्ट नहीं की या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा टीडीएस है जो कि डिपार्टमेंट ने कंसिडर नहीं किया. अगर आपने कंसिडर किया और डिपार्टमेंट ने कंसिडर नहीं किया तो उस केस में आपको उसके लिए रेक्टिफाई फाइल करना है. जिसके अंदर आप क्या देखेंगे, एंड द थर्ड केस इज दैट देयर इज अ टैक्स डिमांड. अगर आपकी डिमांड निकल गई है तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्स पेयर टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द सिनेरियो एंड अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई द कंप्यूटेशन. तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस सिनेरियो के अंदर आ रहे हैं. अगर तो आपकी कोई भी इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट के अंडर है तो कोई दिक्कत नहीं है.
इनकेस अगर आपका रिफंड बन रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द थर्ड केसेस, अगर आपकी डिमांड निकाल दी गई या फिर जितना आपने रिफंड कैलकुलेट किया था उस अमाउंट से रिफंड कम कर दिया गया, तो उस केस में आपको असेस करना है, आइडेंटिफाई करना है क्या सिनारियो है। क्या कोई ऐसी इनकम है जो कि डिपार्टमेंट ने कंसिडर कर दिया और आपने नहीं ली हुई, या फिर कोई ऐसा टीडीएस है जो कि आपने कंसिडर किया और डिपार्टमेंट ने नहीं लिया। तो सबसे पहले तो आपको चेकआउट करना है उसका सिनारियो क्या है, आइडेंटिफाई करना है उसके रीजंस क्या है। फॉर इंस्टेंस, अगर तो ऐसा है कि इफ द टीडीएस इज नॉट कंसिडर्ड बाय द डिपार्टमेंट देन वन कैन अप्लाई फॉर इट टू बी कंसिडर्ड, तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट को अप्लाई करना है कि उस चीजें को कंसिडर किया जाए ताकि आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस की जा सके। And there are multiple permutations and combinations and the response will vary from case to case. तो बहुत सारे अलग अलग सिनारियोज जो है वो हो सकते हैं केस टू केस बेसिस के ऊपर। And there could be a situation that these changes are not reflected in the tax return by 31st December. In such a case, one can always rectify the return afterwards. आपको पता है, अब आपके अंदर अगर आपने रिटर्न देखा, रिटर्न की इंटीमेशन आई, आपको लगा कि जो इंटीमेशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस क्या है, या तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर आप रेक्टिफिकेशन के ऊपर जा सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज कि आप उसकी ग्रीवेंस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो डेडलाइन फॉर फाइलिंग अ रिवाइज्ड रिटर्न गेट्स ओवर ऑन 31st दिसंबर, बट वन कैन ऑलवेज रेक्टिफाई हिज और हर रिटर्न लेटर। तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप रिवीजन के ऊपर जाते हो कि आपको लगता है कि आपको रिटर्न रिवाइज करनी चाहिए, रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हैं 31st दिसंबर तक। लेकिन अगर 31st दिसंबर भी निकल गई है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन बचती है, आप अपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड क्या है, 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) वाज पास्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको इंटीमेशन मिली है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, जैसे कि अगर हम अभी बात करें, अभी हम चल रहे हैं, हमने कौन से रिटर्न्स फाइल किए हैं, 2023-24 फाइनेंशियल की अभी रिटर्न्स जो है वो फाइल हुई हैं। तो अभी जो इंटीमेशन आई है वो 24-25 के अंदर आई है। तो 25 हमारा कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2025 को, उसमें +4 years आप कर लो, 5 + 4 9, तो 2029 तक आप अपनी जो रेक्टिफिकेशन है वो फाइल कर सकते हो। तो इस केस के अंदर एक और है कि आपको रेक्टिफिकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उस केस में आपको ई वेरीफाई करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ने ही वेबसाइट के ऊपर वहां पे नोट डाउन कर दिया है कि रेक्टिफिकेशन की ई वेरीफाई करने की आपको नो नीड, देयर इज नो नीड टू ई वेरीफाई रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब you may file a section 154 rectification request in case you think that the tax refund amount mentioned in the intimation sent to you is wrong. अगर आपको किसी भी तरह से लग रहा है कि इसका अमाउंट जो है वो गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस केस में रेक्टिफिकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का टाइम पीरियड भी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रिटर्न को रिवाइज करने की नीड है तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, बट रिवीजन ऑफ द रिटर्न जो है वो वैलिड होगी सिर्फ 31 दिसंबर तक, और उसके बाद भी रेक्टिफिकेशन जो है वो अवेलेबल है। उसके ऊपर एक और आपके पास ऑप्शन बचती है ग्रीवेंस की। देयर इज आल्सो एन ऑप्शन ऑफ रेजिंग अ ग्रीवेंस और अप्रोचिंग द सीपीसी। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। Although the department usually sends a notice within a short period of filing the tax return, the maximum time limit of sending this intimation is 9 months from the end of the financial year in which the return has been filed. तो डिपार्टमेंट कितनी देर में हमें इंटीमेशन सेंड कर सकते हैं, द इंटीमेशन जो सेंड कर सकता है वो है 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। जिस भी ईयर के अंदर हमने रिटर्न फाइल किए उसके एंड होने से 9 महीने तक ही डिपार्टमेंट जो है वो इंटीमेशन दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास भी इंटीमेशन आ गई है, अगर तो आपके इंटीमेशन का जो नोटिस है वो सेटिस्फैक्टरी है देन इट्स ओके, लेकिन अगर आपको कहीं लग रहा है कि डिपार्टमेंट ने आपका अगर रिफंड बनता था तो रिफंड कम कैलकुलेट कर दिए डिपार्टमेंट ने, या फिर किसी तरह से आपके ऊपर डिमांड रेज कर दिए, तो आपको सबसे पहले उसके जो सोर्सेज हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा क्यों हुआ है, कोई ऐसी इनकम है जो लेनी चाहिए थी आपने नहीं ली देन इट्स ओके, लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट ने इनकम ले ली है जिसके ऊपर आपने ऑलरेडी टीडीएस डिपॉजिट कर रखा हुआ है, तो टीडीएस डिपार्टमेंट ने अगर कंसिडर नहीं किया तो आपको उसके लिए रेक्टिफिकेशन जो है वो फाइल करनी है। तो आपके पास ऑप्शंस रहती है, या तो आप रिटर्न के रिवीजन में जा सकते हैं, या फिर आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीवेंस कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं।
तो इस केस में जो रिवीजन है उसकी एक टाइम लिमिट रहती है, 31 दिसंबर तक के रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आप रेक्टिफिकेशन के ऊपर जा सकते हैं। रेक्टिफिकेशन का 4 इयर्स का टाइम पीरियड रहता है, या फिर उसके बाद भी आपके पास रहता है कि आप ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.